नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। उसी विशेष चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कुछ विषय पर बात करेंगे, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ। पहली बात, जब महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 के बाद, आपको पता है कि इसके बाद महात्मा गांधी जी ने देश में भ्रमण किया। देश की जो राजनीतिक अव्यवस्था है, देश की जो सामाजिक अव्यवस्था है, देश की जो आर्थिक अव्यवस्था है, इस व्यवस्थाओं के बारे में, इस अव्यवस्थाओं के बारे में महात्मा गांधी जी ने जानने का प्रयास किया। इसी कदम में आपको पता है कि कुछ बिहार के प्रमुख स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं अन्य लोग मिलकर के जो बिहार में चंपारण के बारे में, जो चंपारण की घटना है, उससे महात्मा गांधी जी को अवगत कराते हैं। इस घटना के बाद फिर पुनः गांधी जी को अहमदाबाद में मिल से संबंधित जो मजदूरी बोनस से संबंधित, प्लेग बीमारी से संबंधित कारण था, उसके बारे में लोग महात्मा गांधी को अवगत कराते हैं। फिर कुछ कृषक गुजरात के ही खेड़ा में 1918 में ही महात्मा गांधी जी को कृषक जो समस्याएं हैं कि जो फसल की बर्बादी हुई, उसके बाद भी सरकार जो है उनसे भू राजस्व की वसूली करने हेतु बाध्य कर रहा है, जिसके संदर्भ में महात्मा गांधी जी इन सारे आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और उस नेतृत्व में महात्मा गांधी जी सफल होकर के निकलते हैं। तो यहां एक बातें बहुत स्पष्ट दिखता है कि जो महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में जो सरकार के खिलाफ, जो सरकार की नस्ल भेदी नीतियों के खिलाफ, जो एक भारतीयों के संदर्भ में भारतीयों को सरकार वहां की एक रंग के खिलाफ, रंग भेद मतलब कि गोरे और काले रंग के खिलाफ जो सरकार की भेद की नीति थी, उसके खिलाफ लड़ते हुए, और खुद महात्मा गांधी जी अपमानित हुए थे दक्षिण अफ्रीका में। उन सारे अनुभव को भारत के इस राष्ट्रीय आंदोलन में प्रयोग करते हुए बिहार में सफल हुए। गुजरात के अहमदाबाद में कृषक जो गुजरात में खेड़ा का आंदोलन था, वहां भी सफल हुए। तो इस संदर्भ में देश के राष्ट्रीय मूवमेंट में निकल कर क्या आता है कि जो देश स्थिति में जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, जो देश को उपनिवेशवाद बनाकर बैठा हुआ है, इनको समझ में एक चीज बहुत अच्छे से आ रहा है कि कोई मजबूत नेतृत्वकर्ता भारत में उभर रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर जन जागरूकता, जन आक्रोश पनप रही है, जिसके वजह से जो राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका है, जो राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां हैं, वो भी तेजी से विकास कर रहा है। अब हुआ क्या, अब जब ब्रिटिश सरकार को इस बारे में पता चल चुका था, तो सरकार ने इस राष्ट्रीय बढ़ती आंदोलन को रोकने के लिए अपने तमाम सारे हथकंडे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने किया क्या कि राष्ट्रीय आंदोलन को रोका जाए। तो राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे रोका जाए, तो राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सरकार ने, आपको मैंने बताया था कि रॉलेट एक्ट जो है
सर सिडनी की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट पास किया। ठीक है, इस बारे में हमने बताया है कि जो 1919 के तहत, ठीक है, 1919 के कानून के तहत सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया। अब ये रोलेट एक्ट क्या था? बिना दलील, बिना वकील, है ना, ऐसे मुकदमा आपके ऊपर चलाया जा सकता है। तो इन सारे कानूनों के माध्यम से सरकार ने किया क्या, जो पिछली क्लासेज में हम लोगों ने देखा है, सरकार ने किया क्या कि जो लोगों के राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोगों की भावना है ना, उसको दबाने की कोशिश किया, बढ़ते हुए आंदोलन की गतिविधियों को दबाने की कोशिश किया। अब मामला यह है कि जब ऐसी आंदोलन हुई तो देश में एक और विद्रोह जग चुका है। देखिए, सरकार का उद्देश्य तो आंदोलन को दबाना है, राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना है, लेकिन इस चरण के बाद क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर विद्रोह और बढ़ने लगा। अब जो महात्मा गांधी और जो हमारे, आपने पढ़ा है, जो कांग्रेस में उदारवादी नेता थे, वो लोग जो थे ना उदारवादी, वो लोग जो सरकार से बहुत बड़ी आशा करके बैठे थे कि सरकार हम लोग की बात सुन लेगा, अब उदारवादियों को भी लग गया कि मैं तो मांग रहा था कुछ और, सरकार ने कुछ और दे दिया। ऐसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं ना कि भूखा व्यक्ति हो उसे ईट थमाया जाए, ये हाल हुआ देश की स्थिति में। अब क्या हुआ कि उदारवादियों के अंदर भी उग्रवाद धीरे धीरे पनपने लगा और इधर महात्मा गांधी जी की भूमिका भी देश में बढ़ चुकी है। तो सरकार देखिए ऐसे कानून लाके राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना चाहे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके आगे की कहानी क्या है? अब इसके आगे की कहानी यह थी कि अब पंजाब के तो लोकप्रिय नेता थे, जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे। अब ये पंजाब के बहुत लोकप्रिय नेता थे, इनका जो है जनता में बहुत अच्छा पैठ था, जनता इनको अपना नेतृत्व कर, क्योंकि स्थानीय लीडर थे ये, जनता इनको अपनी मतलब बहुत अच्छी सहानुभूति थी। अब इस दौरान हुआ क्या, जब इनको पकड़ लिया गया, जेल भिजवा दिया गया, तो लोगों ने क्या किया ना कि ये अपने एकजुटता दिखाया, और उसी एकजुटता में आपको मैंने बताया था कि अमृतसर के जलियांवाले बाग में क्या हुआ, लोगों ने अपनी एक भीड़ को इकट्ठा किया, जो कल की क्लास में हमने देखा था। जब लोगों ने अपनी भीड़ को इकट्ठा किया तो सरकार को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये चीजें जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना, इनको दबाया जाए, और दबाने के लिए रोलेट एक्ट लाया था, और इनके भीड़ को इकट्ठा होने का एक वजह ये भी था रोलेट एक्ट लाना। अच्छा, अब जब रोलेट एक्ट के विरुद्ध लोगों ने आंदोलन शुरू किया, जलियांवाला बाग में लोगों ने अपनी वो किया, मतलब एक स्थानीय लोग वहां पे जम करके, रुक करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी, आंदोलन, तमाम प्रकार की चीजें किया, तो सरकार को लगा कि नहीं, इसको दबाना चाहिए। तो वहां पे क्या किया कि जो जनरल उडायर थे, उनके नेतृत्व में मैंने कल देखा कि कैसे एक प्रकार से जो है जनरल उडायर ने निहत्थे जो जितने लोग थे वहां पे गोलियां बरसाना शुरू किया, तो तमाम सारी चीजें निकल कर आया। फिर सरकार ने क्या किया कि इस आंदोलन के बाद इस जो निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाया गया, सरकार ने इसके लिए क्या किया कि नहीं, एक हंटर आयोग का भी गठन किया गया था, एक जो है हंटर आयोग का गठन किया गया, क्योंकि जब लोगों ने मांग किया कि ये तो बहुत बड़ी क्षति है ना देश में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कल हम लोगों ने क्लास देखा था, इस पर ये बहुत बड़ी क्षति है देश में, क्योंकि जनरल उडायर को ब्रिटिश सरकार मान भी नहीं रही है कि ब्रिटिश उनकी गलती है, ये बोल रही कि वहां पे मार्शल लॉ लागू था, लोगों को भीड़ करने की जरूरत नहीं थी, है ना, जो तमाम सारी चीजें हैं, इसके आधार पर सरकार ने जनरल उडायर को मतलब एक वो दिखा दिया कि ये बहुत अच्छे हैं। ये वहां की पार्लियामेंट ने उनको कुछ अपना विशेष जो है प्रावधान के माध्यम से अच्छा दिखाने का प्रयास किया। तो सरकार ने लोगों की बात सुनते हुए हंटर आयोग का भी गठन किया है, यह बात जानने की जरूरत है। लेकिन हंटर आयोग में अनंतर यह रिपोर्ट निकल के आया कि जनरल उडायर की बहुत बड़ी गलती नहीं है, जो जनरल उडायर हैं इनकी बहुत बड़ी गलती नहीं है, वहां पे मार्शल लॉ लागू था, लेकिन लोगों ने बात नहीं मानी, इसकी वजह से इनको गोलियां चलाना पड़ा, ये मजबूरी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधि को रोकने के लिए एक वजह था। अब देखिए क्या है मामला, ये तो हम लोगों ने कल देखा था। अब देखिए असली कहानी क्या है राष्ट्रीय आंदोलन की। अब मामला यहां पे ये निकल के आता है कि इसके खिलाफ, इस रोलेट एक्ट के खिलाफ, इस जलियांवाले बाग हत्याकांड के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना एक विद्रोह करना शुरू कर दिया। चाहे
वह वकील कार्यकर्ता हूं, चाहे जन कार्यकर्ता हूं, सारे लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे आप देखेंगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये अपनी जो सरकार के द्वारा नाइट की इनको एक उपाधि मिला था, इसने भी सौंप दिया सरकार को। और एक शंकर नायर थे, तो ये वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य थे, अपने सदस्य पद से इस्तीफा दे दिए। तो ऐसे तमाम सारे लोग जो हैं ऐसे घटना से शुद्ध होकर के, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दिया। इसके साथ साथ शंकरन नायर इन्होंने क्या किया कि वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। चूंकि ये मेंबर थे, चूंकि ये वहां के सदस्य थे, और इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये रहा मामला जलियांवाला बाग हत्याकांड का। अब देखिए, अब मामला क्या है। अब देश में दो प्रकार की भावनाएं चल रही है। महात्मा गांधी जी को भी कुछ समय के लिए जेल में भेज दिया गया था इस घटनाओं के बाद। अब क्या हुआ, जब महात्मा गांधी पुनः जेल से आ जाते हैं तो महात्मा गांधी जी भी क्या करते हैं, कुछ रचनात्मक कार्य करना शुरू कर देते हैं। और इसी रचनात्मक कार्य में महात्मा गांधी जी ने क्या किया, एक आंदोलन बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी जी के माध्यम से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक कारण और है। एक कारण है कि अभी देश में जो है, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था विश्व स्तर पर, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था, उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी जो मित्र राष्ट्र हैं, जैसे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, है ना, ये जो मित्र राष्ट्र हैं, ये जब जीत गए, जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र, आपको पता है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र जब जीत गए तो जो तुर्की है ना, तुर्की को इन्होंने बांटने का प्रयास किया। तुर्की के साम्राज्य को इन्होंने बांटने का प्रयास किया। ठीक है, तुर्की के साम्राज्य को इन्होंने बांटने का प्रयास किया, तुर्की जो राष्ट्र है। अब हुआ क्या कि जो तुर्की को बांटने का प्रयास किया, तो तुर्की में जो है, यहां के जो भारतीय मुसलमान थे ना, भारतीय मुसलमान जो तुर्की के खलीफा थे, उनको अपना, जो तुर्की के खलीफा है ना, उनको अपना खलीफा मानते थे। जो तुर्की के साम्राज्य के जो खलीफा हैं, उनको भी एक भारतीय मुसलमान भी, इनका भी लगाव था, जुड़ाव था, उनको अपना खलीफा मानते थे। अब जब बड़े पैमाने पर ये मित्र राष्ट्र जो है, खास करके उसमें ब्रिटेन के लोग थे, जब ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, तो ये लोगों ने उसको, तुर्की को फिर से बांटने का प्रयास कर दिया। तो बांटने का बाद क्या हुआ कि भारतीय मुसलमानों के अंदर भी एक रोष आया। ठीक है, और रोष आने के बाद क्या किया, जैसे कि मोहम्मद अली और शौकत अली, ऐसे तमाम सारे लोगों ने मिलकर के जो है, अब जब भारतीय मुसलमानों में एक रोष आया, तो खास करके 1919 के बाद की ये बात है। तो जब एक रोष आया, तो मामला यह है कि भारतीय मुसलमानों में जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, इन लोगों ने क्या किया, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन लोगों ने किया ये कि इस खलीफा के साम्राज्य को विघटन करने का विरोध किया बड़े पैमाने पर। अब विरोध के लिए इन लोगों ने क्या किया, विरोध के लिए इन्होंने एक
खिलाफत आंदोलन, एक खिलाफत आंदोलन, एक खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की है। एक खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की है, मामला यह है। अब जब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की है तो देखिए, इधर महात्मा गांधी जी रचनात्मक कार्य को बढ़ा रहे हैं। ये हमारे देश की स्थिति है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की। अब महात्मा गांधी जी रचनात्मक कार्य को बढ़ाना चाहते हैं। जब महात्मा गांधी जी को यह सूचना मिली ना, तो महात्मा गांधी जी ने माना कि यह सबसे बड़ा अवसर है कि भारतीय मुसलमानों का सहयोग लिया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग लिया जाए और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया जाए। तो महात्मा गांधी ने इस हिंदू मुस्लिम एकता, इस हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए, इस हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए क्या किए कि ये खिलाफत आंदोलन का सहयोग करना और समर्थन देना शुरू किया महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने समर्थन दिया और फिर महात्मा गांधी जी ने पुनः जो है अपने रचनात्मक कार्यों के संदर्भ में कांग्रेस के अंदर 1920 का नागपुर का अधिवेशन हुआ। इस दौरान जो है कांग्रेस को भी सलाह दिया गया 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और अधिवेशन के बाद 1 अगस्त 1920 को राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से, राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्यों के माध्यम से महात्मा गांधी जी के विचारानुरूप असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अब देखिए मामला क्या है। मामला यह है कि सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यह था कि पहले रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट आने के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। ठीक है, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद देश में 2 पक्ष हैं स्थिति का। पहला पक्ष यह था कि महात्मा गांधी जी का एक रचनात्मक कार्य, दूसरा पक्ष था कि विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। और जब विश्व युद्ध खत्म हो चुका था तो जो जीत के वाले राष्ट्र हैं, जो मित्र राष्ट्र हैं, उन्होंने किया क्या कि जो तुर्की राष्ट्र है उसको बांटने का प्रयास किया। अब जब तुर्की राष्ट्र को बांटने का प्रयास किया तो आपको पता है कि भारतीय मुसलमानों में एक रोष पनपा। अब रोष पनपने की वजह से, जैसे मोहम्मद अली हो गए, शौकत अली हो गए, इनके अंदर एक रोष बना और रोष बनने की वजह से इन लोगों ने ब्रिटेन सरकार के खिलाफ या जो मित्र राष्ट्र हैं उनके खिलाफ एक खिलाफत आंदोलन शुरू करने का प्रावधान किया। अब जब महात्मा गांधी जी को यह बात पता चला तो महात्मा गांधी ने सोचा कि यह बहुत बड़ा अवसर है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो इन वजहों से एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, इन्हीं वजहों से। अब हम बात करते हैं कि इस असहयोग आंदोलन की विशेषता क्या है। देखिए, असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषता है स्वराज। अब मामला क्या है? स्वराज का मतलब स्वशासन। अब स्वशासन होगा कैसे? स्वराज का मतलब है स्वशासन, और स्वशासन होगा कैसे? अब स्वशासन होने के लिए लोगों ने क्या किया? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों, विदेशी वस्तुओं, जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी जो कामकाज हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि उस समय के बहुत बड़े माने जाने वकील जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए,
ऐसे तमाम सारे लोग जो है आप देखेंगे, मोतीलाल नेहरू हो गए, सीआर दास हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने किया क्या कि स्वराज लाने के लिए, स्वराज का मतलब क्या है? स्वशासन। स्वशासन, ये गांधी जी का स्वशासन के दिशा में पहला कदम है कि कैसे देश में स्वशासन की स्थापना किया जाए। अब मामला यह है कि इन लोगों ने किया क्या? स्वराज लाने के लिए, स्वशासन लाने के लिए इस कदम में इन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, वस्तुओं की होलियां जलाई, तमाम प्रकार से लोगों ने विरोध अपना दिखाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ जो सरकारी कार्यालय हैं, जो सरकारी दफ्तरें हैं, उसका भी लोगों ने बहिष्कार किया। उसी में आप देखेंगे जैसे कुछ सरकारी कामों में जो सहयोग होता है वकीलों के माध्यम से, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, सीआर दास हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बड़े वरिष्ठ वकील हैं लोग उस समय के, ये लोग भी त्याग पत्र दे दिए। अब इन लोगों ने त्याग पत्र दे करके अपना राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय और महात्मा गांधी जी के विचारों के अनुरूप कुछ रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य में आप देखेंगे जैसे कुटीर उद्योग, अन्य से तमाम सारे कार्य, ताकि लोग रोजगार से भी जुड़ सके, ऐसे तमाम सारे कार्य करने का कार्य किया। इस सरकार के खिलाफ हो रहा है स्वराज लाने के लिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से, असहयोग आंदोलन के माध्यम से सरकार के खिलाफ लोगों ने एक अलग प्रकार की स्वशासन की अलग जगाई, जैसे विदेशी कपड़ों की होली जलाना, वस्तुओं का त्याग करना, सरकारी कार्यालय को ठप करना, सरकार के साथ सहयोग ना करना और अपना खुद राष्ट्रीय विद्यालय का निर्माण करना, वकील जो बड़े बड़े वकील थे अपने पेशे को छोड़ देना। तो देखिए इसे देश में क्या हुआ, देश में एक ऐसा माहौल बना कि सरकार को लगने लगा कि जब लोगों का साथ नहीं रहेगा तो मैं काम कैसे करूंगा। और यहां देखिए महात्मा गांधी जी का जो असहयोग है, इस शब्द का सीधा सीधा मतलब यही है कि हम सरकार के साथ कोई सहयोग ना करें। क्योंकि ये जो सरकार का निर्माण हुआ, जो ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर कायम है, कार्य कर रही है, कैसे बना है? ये सरकार के, ये लोगों के सहयोग से तो ही बना है। आपने 1857 से पहले भी देखा कि लोगों के सहयोग से ही सारा काम हो रहा है। तो महात्मा गांधी जी को ये बात पता चल चुका था कि जब हमारे भारत के लोग, जब लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है सरकार हम लोग को स्वशासन की दिशा में कार्य करे। तो ये था असहयोग आंदोलन का प्रारूप, ये था असहयोग आंदोलन की विशेषता। इस बात को आप समझ रहे हैं? अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या क्या है क्षति के रूप में? जैसे ही देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, आदरणीय बाल गंगाधर तिलक, आदरणीय बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई। ये अकस्मात घटना है, यह देश के लिए, देश के आंदोलन में एक क्षति है। अब कुछ राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, क्योंकि तिलक जी ने ही स्वराज का नारा दिया था, ये जो आज आप देख रहे हैं असहयोग में, ये बाल गंगाधर तिलक जी ऐसे प्रावधान को शुरू कर चुके हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब यहां पर यह है कि बाल गंगाधर तिलक जी की जब मृत्यु हो गई तो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक स्वराज फंड की भी स्थापना की। यह मैटर है, क्या किए? एक स्वराज फंड की भी, एक जो है स्वराज फंड,
स्वराज फंड की भी स्थापना किया गया। इस बात को आप समझ रहे हैं। अब देखिए, बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है देश में। ये महात्मा गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन था, अब बड़े पैमाने पर बढ़ता चला जा रहा है। अब अचानक एक घटना घट जाती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, गोरखपुर जिले में चौरी चौरा है। चौरी चौरा, यहां पे 4 या कुछ किताबों में 5 फरवरी है और कुछ किताबों में 4 फरवरी है। एनसीईआरटी 4 फरवरी को मानता है। एनसीईआरटी तो 4 फरवरी को क्या हुआ ना कि जो असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता थे वो हिंसक हो गए, है ना, हिंसक हो गए, हिंसा पे उतारू हो गए। अब हिंसक होने की वजह से एक थाने पर इन लोगों ने हिंसा कर दिया, उस थाने पर आग लगा दिया। पुलिसों से कुछ मुठभेड़ हुआ, कुछ शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से कोई बात बनी बिगड़ी होगी, जाने के लिए परमिशन वगैरह आंदोलन करने के लिए। तो इस मुठभेड़ में क्या हुआ ना, ये लोग थाने में आग लगा दिए, जिससे एक जो थाने का निरीक्षक था, थानेदार और 21 हवलदार की मृत्यु हो गई। निरीक्षक जो था थाने में और जो हवलदार थे 21 लगभग, उसकी एक थानेदार था, 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। अब मामला देखिए बहुत गंभीर है। ये निरीक्षक का मतलब होता है जो थानेदार है, थानेदार जो इंस्पेक्टर जो इस समय थाने के होते हैं। अब प्रकरण क्या है यहां पे? अब यहां पे प्रकरण यह है कि अब ये बात महात्मा गांधी को जब पता चला, महात्मा गांधी को ये बात जब पता चला ना, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी मामला है कि लोग हिंसक होकर के ऐसा काम कर दे रहे हैं। मतलब देखिए, महात्मा गांधी जी की एक सबसे बड़ी विशेषता है, आजादी उन्हीं के प्रयास से मिला, उन्होंने ही दिलाया आंदोलन के माध्यम से। लेकिन इन्होंने कहा अभी लोग परिपक्व नहीं हैं, अभी लोग उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, हिंसा में नहीं। अहिंसा इनका परम धर्म था, जिसके वजह से गांधी जी ने किया क्या, अपने कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुला करके बारदोली में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को बुला करके बारदोली, यह घटना हुआ था 4 फरवरी 1922। बारदोली में 12 फरवरी को 1922 को 12 फरवरी 1922 को बारदोली में अपने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को बुला करके ये आंदोलन वापस ले लिया। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन इन्होंने क्या किया, वापस ले लिया। आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। अब जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया ना, क्योंकि गांधी जी तो हिंसा में विश्वास करते नहीं थे, तो वापस लेना लाजमी था।
हिंसक गतिविधियां बढ़ गई थी। अब जैसे ही आंदोलन को वापस ले लिए तो कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ता इस घटना के वजह से, इस कारणों की वजह से नाराज हो गए। ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। इसके साथ साथ जो जन समुदाय है ना, जो जन समुदाय हैं, जन समुदाय में भी लोग नाराज हो गए इस घटना के कारण। क्योंकि भाई देखो, मामला यह है, महात्मा गांधी जी ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनकी सोच आज बहुत बड़ी प्रासंगिकता है पूरे विश्व स्तर पर। ये लोगों को कल्याणकारी भावना, सामाजिक भावना, आर्थिक भावना बताने का कार्य किए। अब मामला यह है कि जब ब्रिटिश सरकार से इस घटना के बाद जो है कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, जन समुदाय के लोग नाराज हो गए, तो जो कांग्रेस के कुछ लोग नाराज हुए हैं, जैसे आप देखे सीआर दास हो, मोतीलाल नेहरू हो, जैसे चित्तरंजन दास, सीआर दास, जिसका सीआर का फुल फॉर्म है चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और इधर जो जन समुदाय में हैं बहुत सारे लोग हैं, इसमें कुछ लोगों ने क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म दिया। एक कहावत नहीं है कि अब नहीं कुछ तो कैसे हमको अंग्रेजों से लड़ना है, आंदोलन ठप हो गया तो क्या हुआ, ठप हो गया, अब क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। उग्रवादी भावना, मतलब इनका उद्देश्य हिंसक था, ये साफ है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिन लोगों ने क्रांतिकारी उग्रवादी विचारधारा को जन्म दिया। अच्छा, इसके पीछे कारण आंदोलन का ठप होना के साथ साथ महात्मा गांधी को भी सरकार ने, महात्मा गांधी को भी पकड़ करके उनके ऊपर मुकदमा चला करके 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। तो इस स्थिति में अब कोई दिख नहीं रहा ना माहौल कि किया जाए। तो सीआर दास, जो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता थे, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने क्या किया, एक अपना अलग सा गठन जो है स्वराज पार्टी का निर्माण कर लिए। इन लोगों ने अपना एक अलग जो है स्वराज पार्टी का निर्माण कर लिए। लेकिन इन लोगों ने कोई पार्टी नहीं बनाया, कुछ संगठन बनाया है, जैसे HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है कानपुर में कुछ क्रांतिकारी
लोगों जैसे सचिंद्र सन्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने, कानपुर में जैसे कौन, सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी, योगेश चटर्जी, योगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल एवं राम प्रसाद बिस्मिल, बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी जुड़े हैं। इन्होंने क्या किया है, कुछ लोगों के साथ और मिलके इस HRA को HSRA कर दिया है। इसका मतलब है ये जो गठन है दिल्ली में हुआ था, इसका निर्माण जो है दिल्ली में हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जो है, इसका गठन जो है दिल्ली में हुआ था। ठीक है, जो चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से और कुछ इसमें और भी लोग जुड़े हैं, जैसे भगत सिंह हो गए, फिर आपके शिव वर्मा हो गए, भगवती चरण बोहरा हो गए, भगवती चरण वोहरा, तो मामला क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में वर्ष 1924 को गठन किया गया, जिसके मेंबर सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बाद में जुड़े। इन्होंने फिर नए संस्था का उसी का नाम दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में जो है HSRA किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो है HSRA जो है वर्ष जो है इसका थोड़ा सा गठन बाद में किया गया है। मतलब इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना। इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य देश में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना, क्रांतिकारी माध्यम से, क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से। इनका उद्देश्य ये था। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए क्या है मामला, ये बात आप समझ रहे हैं। अब इसमें इन संस्थाओं ने क्या किया है, कैसे किया है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आगे समझा जाएगा। इसी के साथ साथियों, जय हिंद,